आप देख रहे हैं ज़ख्म मोहब्बत भाग 8। थोड़ी देर बाद वो बेड से उतरी और कमरे से बाहर निकल आई। चारों तरफ एक सरसरी तौर पर देखा लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। उसने राहत की सांस ली और मेन गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। दीक्षा चौंक उठी। उसके पांव डर के मारे वहीं जम गए। दीक्षा भी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंक उठी। डर के मारे उसके पांव वहीं जमकर रह गए। उसने धीरे से पलटकर देखा तो पाया कि सक्षम अपनी ठंडी निगाहों से उसे देख रहा था। यू नो वॉट, तुम में वो हर क्वालिटी है जिनसे मुझे सख्त नफरत है, वो उसे देखकर बोला। उसका लहजा बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा हो गया था, जो दीक्षा की घबराहट को बढ़ाने का काम कर रहा था। प्लीज मुझे जाने दीजिए, दीक्षा ने फिर उसके सामने मिन्नत की। लेकिन सक्षम बिना उसकी बात पर ध्यान दिए उसे रूम में ले आया। कमरे में बिल्कुल खामोशी पसरी थी। दीक्षा बेड के किनारे पर बैठी लगातार अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो काफी घबराई हुई है। और उसका कारण था सक्षम, जो उसके सामने खड़ा उसे ही घूर रहा था। कुछ देर बाद किसी ने दरवाज़ा नॉक किया और अगले ही पल करण अंदर आया। उसने हाथ में कुछ पेपर्स थे जो उसने लाकर सक्षम को दे दिए। सक्षम ने उन पेपर्स को एक नज़र देखा और फिर करण को जाने का इशारा किया तो वो तुरंत चला गया। साइन करो इन पर, सक्षम ने कागज उसके करीब बेड पर लगभग फेंकते हुए कहा। क्या है ये? दीक्षा ने उलझन से पूछा। तुम्हारे बच्चे की जिंदगी है इसमें। तुम ट्रीटमेंट नहीं चाहती, राइट? तो इन पर साइन करो और बचा लो अपने बच्चे की जिंदगी। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये एक एग्रीमेंट है। इसमें लिखा है कि बच्चे के जन्म तक तुम मेरे साथ रहोगी, और जिस दिन तुम बच्चे को जन्म दोगी उस दिन के बाद तुम्हारा मुझसे और बच्चे से कोई रिश्ता नहीं होगा। इन शॉर्ट, तुम अपने बच्चे को जन्म देकर हमारी जिंदगी से दूर चली जाओगी। सक्षम ने पेपर्स में लिखी हर एक बात दीक्षा को साफ साफ बता दी, जो सुनकर वो शॉक्ड रह गई। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्यों अपना बच्चा आपको दूंगी? और आप होते कौन हैं मुझे मेरे ही बच्चे से दूर करने वाले? वो गुस्से में उसे घूरते हुए बोली। इन सब के बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। अपनी बकवास बंद करिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो नफरत से उसे घूरते हुए बोली। लेकिन अगले ही पल सक्षम की बात सुनकर वो हैरान रह गई। ठीक है फिर, ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नहीं, पहले हम तुम्हारी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबको बताएंगे। आफ्टर ऑल तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स को भी तो पता चलनी चाहिए ना। गुड न्यूज़ हम सबसे पहले सुनाएंगे तुम्हारे पापा को। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा की अभी कुछ टाइम पहले हार्ट सर्जरी हुई है। ऐसे में तुम्हारी ये गुड न्यूज़ तुम्हारे पापा के लिए कहीं बैड न्यूज़ ना साबित हो जाए। कहीं फिर से कोई हार्ट अटैक। स्टॉप इट, दीक्षा रोते हुए चिल्लाई। क्या हुआ? सुनकर ही बहुत बुरा लग रहा है। जब रियलिटी में होगा तब क्या होगा? वो उसके करीब आकर बोला। दीक्षा ने हिकारत से उसे देखा। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आप ये मेरे साथ। वो सब छोड़ो, सिर्फ इतना याद रखो कि तुमने साइन नहीं किए तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। वो उसकी बात काट कर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला। दीक्षा ने चेहरा फेर लिया। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। तुम साइन नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हम मुंबई जाकर भी पूरी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लेट हो रहा है। तुम अभी घर जाओ और अपना सामान पैक करो। शाम 7 बजे की फ़्लाइट है हमारी। उसने एक और धमाका किया, जिस पर दीक्षा सिवाय खामोश रहने के कुछ और नहीं कर पाई। वो बस जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। सक्षम की कोई भी बात सुनने या समझने की उस पर हिम्मत नहीं बची थी। वो तेज कदमों से बाहर निकलने को हुई, लेकिन सक्षम की बात सुनकर उसके कदम ठिठक गए। कोई चालाकी करने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। 5 बजे ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा, चुपचाप उसके साथ आ जाना, वरना 6 बजे मैं खुद तुम्हारे घर आऊँगा। और उसके बाद क्या होगा ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है शायद। उसने फिर से उसे अपने इरादों से आगाह किया, जिस पर दीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। वो बाहर आई तो ड्राइवर कार के पास खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। दीक्षा को देखकर उसने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन दीक्षा तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। उसने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया। मैडम, ड्राइवर ने उसे आवाज़ दी तो उसका ध्यान उस पर गया।
वो कार का दरवाज़ा खोले हुए खड़ा था। मैं आपको घर छोड़ दूंगा मैडम, वो विनम्रतापूर्वक बोला। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। दीक्षा फौरन मना करके आगे बढ़ गई। मैडम, सर का ऑर्डर है, प्लीज कार में बैठ जाइए, वो इस बार मिन्नत करते हुए बोला, जबकि सक्षम का नाम सुनकर दीक्षा का खून खौल गया। मैंने कहा ना, नहीं जाना है, एक बार में समझ नहीं आता क्या? वो इस बार गुस्से में बोली। तो ड्राइवर का फोन बज उठा। उसने फोन देखा तो करण की कॉल आ रही थी, जो देखकर उसने तुरंत फोन उठा लिया। उधर से कुछ कहा गया तो ड्राइवर ने फोन दीक्षा की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन दीक्षा ने लेने से मना कर दिया। मैडम प्लीज, ड्राइवर घबराया हुआ सा बोला। तो दीक्षा ने फोन लेकर कान से लगा लिया, तो उधर से सक्षम की गहरी आवाज उसके कानों से टकराई। ड्राइवर जो कह रहा है वो मानो और उसके साथ जाओ, वरना उसकी नौकरी जाने की जिम्मेदार तुम होगी। नाउ चॉइस इज योर्स। वो फोन काट चुका था, लेकिन दीक्षा जैसे अभी भी किसी सदमे में खड़ी थी। कोई इतना डोमिनेटिंग कैसे हो सकता है? वो चुपचाप थके कदमों से जाकर कार में बैठ गई। उसमें कुछ भी सोचने समझने की क्षमता नहीं बची थी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने उसके घर के आगे कार रोकी तो वो जल्दी से कार से उतर गई। अपने बाल और चेहरा ठीक करके वो घर के अंदर चली गई। ये देखकर ड्राइवर भी वहां से चला गया। अरे दी, आप आ गई? इतनी देर क्यों लगा दी? कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी फ्रेंड के घर जाकर आप तो हमें भूल ही गई, एक कॉल भी नहीं किया, बानी ने कहा। तो दीक्षा ने हैरानी से उसे देखा। उसे तो लगा था कि उसकी फैमिली उसके लिए परेशान हो रही होगी। बानी बेटा, उसे बैठने तो दो। आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। दीक्षा के पापा ने कहा तो बानी उसका हाथ पकड़कर सोफे तक ले आई। अंजना जी ने भी दीक्षा को सही सलामत देखकर राहत की सांस ली थी, लेकिन उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। दीक्षा भी अपनी मम्मी की नाराजगी को भली भांति समझ रही थी। कुछ देर बानी और अपने पापा से बात करके वो अपने कमरे में आ गई। घड़ी को देखा जो दोपहर के 3 बजा रही थी। उसके पास अब सिर्फ 2 घंटे ही थे एक सही फैसला करने के लिए। वो सक्षम की बातों को भूली नहीं थी और ना ही उसकी बातों को हल्के में ले सकती थी। अच्छे से समझ चुकी थी कि सक्षम क्या कुछ करने की ताकत रखता है। दीक्षा खिड़की से बाहर देखते हुए बिल्कुल खामोश बैठी थी। आज उसने अपने बच्चे और परिवार के लिए एक अहम फैसला लिया था, जो उसके लिए कितना मुश्किल था ये सिर्फ उसका दिल ही जानता था। जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो बिल्कुल ही बदल गई थी। जो कभी करने के बारे में सोचा भी नहीं था, वो आज उसे करना पड़ रहा था। आज उसने पहली बार अपने पापा से झूठ कहा था, जिसका गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन उसने जो किया अपने परिवार के लिए किया। उसका अपने परिवार से दूर चले जाना ही सही है। उसकी आंखों के आगे वो वक्त आ गया जब उसने अपने पापा से झूठ कहा था। आंखों से एक बूंद निकलकर गालों पर लुढ़क आई। 1 घंटा पहले। अरे, वहां क्यों खड़ी हो, आओ ना। दीक्षा दरवाजे के पास खड़ी अंदर जाने की हिम्मत जुटा रही थी, जब उसके पापा ने उसे देखकर अंदर आने को कहा। दीक्षा कुछ झिझकती हुई सी उनके पास जाकर बैठ गई। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली। हाँ बोलो। पापा, वो मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। वो पहले झिझकी, फिर जल्दी से अपनी बात कह दी। मुंबई? लेकिन क्यों? श्रीकांत जी ने हैरान होते हुए पूछा। वो पापा, मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ से मुझे मुंबई जाकर जॉब करने का ऑफर मिला है। काफ़ी अच्छा प्रपोजल है। सर बता रहे थे कि मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा मौका है। और फिर आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा से ही मुंबई में जॉब करना चाहती थी, तो क्या मैं मुंबई जाकर जॉब कर सकती हूँ? दीक्षा नजरें नीचे करके उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोल रही थी। अपने पापा से झूठ बोलने के गिल्ट से उसकी आंखें झुक गई थी। दीक्षा, हम तुम्हारे बिना। श्रीकांत जी उसकी बात सुनकर परेशान हो गए थे। पापा, सिर्फ 1 साल की बात है, उसके बाद वो लोग मेरा ट्रांसफ़र यही दिल्ली में कर देंगे। सिर्फ 1 साल की बात है पापा, फिर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसकी बात सुनकर उसके पापा के चेहरे पर आए भाव उससे छुपे नहीं थे। कहीं नहीं जाओगी तुम, जो भी करना है यहीं रहकर करो। खबरदार, जो दोबारा मुंबई जाने का नाम भी लिया तुमने। अंजना जी वहां आते हुए गुस्से से बोली, जो दीक्षा की सारी बातें सुन चुकी थी। लेकिन मम्मी, एक बार कहा ना, समझ नहीं आता तुम्हें? अंजना जी उसे घूरते हुए बोली तो वो चुप हो गई। कब जाना है तुम्हें? श्रीकांत जी ने दीक्षा से पूछा तो अंजना जी ने हैरानी से अपने पति को देखा। वो कुछ बोलने को ही, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया।
आज 5 बजे यहाँ से जाना होगा। दीक्षा बोली तो अंजना जी को उस पर और ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसके पापा ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम जाकर अपनी पैकिंग करो, वरना तुम्हें देर हो जाएगी, श्रीकांत जी ने कहा तो दीक्षा और अंजना जी ने हैरानी से उन्हें देखा और फिर दीक्षा अगले ही पल वहाँ से चली गई। ये क्या किया आपने? आपने उसे अकेले मुंबई जाने की इजाज़त कैसे दे दी? दीक्षा के जाते ही अंजना जी ने उनसे सवाल किया। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं उसके जाने से? वो तो हमेशा से ही मुंबई जाना चाहती थी, ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हैं ना। फिर इस बर्ताव का कारण? हाँ, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उनकी बात सुनकर अंजना जी खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोली। कुछ नहीं बदला है, इंसान अपने सपने को नहीं भूल सकता। दीक्षा के साथ भी ऐसा ही कुछ है। उसने मेरी खातिर अपने सपने को भूलने की कोशिश की, लेकिन वो उसे भुला नहीं पाई, और आज जब उसे वो सपना पूरा करने का मौका मिला है तो वो उसे मना नहीं कर पाई। और सच कहूँ तो मैं भी खुश हूँ उसके इस फैसले से। मुझे भी कहीं ना कहीं एक गिल्ट होता था कि मेरी वजह से मेरी बेटी अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि उसने अपने बारे में भी सोचा, वो संजीदगी से बोले। अंजना जी खामोश हो गई। आगे कुछ भी कहकर वो उन्हें शक करने की वजह नहीं देना चाहती थी। आप शायद ठीक कह रहे हैं, मैं ज़रा दीक्षा को देख कर आती हूँ। आप तो जानते हैं ना उससे पैकिंग सही से नहीं होती। वो वहाँ से चली गई। क्या बकवास करके आई हो तुम अपने पापा से, और कहाँ जा रही हो तुम? दीक्षा अपना सामान बैग में डाल रही थी जब अंजना जी ने उसकी बाँह पकड़कर उसे खुद की तरफ करके गुस्से से पूछा। मैं अब अपनी वजह से आपको और परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। दीक्षा फिर से अपना सामान बैग में रखते हुए बोली। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो? एक बार सोचा भी है तुमने कि हम सब कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? सबकी भलाई का सोचकर ही कह रही हूँ मम्मी। आप आप प्लीज़ मुझे मत रोको, मेरा यहाँ से चले जाना ही सही है। और प्लीज़ पापा को कुछ मत बताइएगा, और हो सके तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना मम्मी कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। दीक्षा अपने हाथ जोड़कर बोली तो अंजना जी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद शब्द ही नहीं मिल रहे थे। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी, ये सोचकर कि वो चाहकर भी अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकती। मम्मी मैं ठीक हूँ और आगे भी ठीक रहूँगी। आप अपना, पापा का और बानी का ख्याल रखना। मैं वहाँ पहुँचकर आपको कॉल करूँगी। ये मुश्किल वक्त है, जल्द ही निकल जाएगा। दीक्षा उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली। अंजना जी ने सिर्फ इतना ही कहा और प्यार से उसका माथा चूम लिया। अपना ख्याल रखना। और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये मुश्किल वक्त है, जल्द ही निकल जाएगा। अंजना जी अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए बोली। कुछ देर बाद दीक्षा उन सबसे मिलकर वहाँ से चली गई, क्योंकि सक्षम का ड्राइवर ठीक वहाँ 5 बजे उसे लेने आ गया था। वो भी चुपचाप जाकर कार में बैठ गई, लेकिन अंदर से उसका दिल इस नए सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैडम, हम पहुँच गए। ड्राइवर की आवाज़ पर दीक्षा का ध्यान टूटा। उसने आसपास देखा तो पाया कि ड्राइवर ने बीच सड़क पर कार रोक दी थी। ये देखकर उसने सवालिया नजरों से उसे देखा, लेकिन ड्राइवर ने बिना कुछ कहे कार से उतरकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। दीक्षा बस उलझन में उसे देख रही थी। मैडम, अब आपको उस कार में जाना है। ड्राइवर ने उसे कुछ दूरी पर खड़ी ब्लैक मर्सिडीज की तरफ इशारा करके कहा और उसका बैग कार में से निकाल लिया। दीक्षा उसकी बात सुनकर चुपचाप कार से उतर गई। वो भी क्या ही कर सकती थी सिवाय उसकी बात मानने के। वो दीक्षा को उस कार के पास ले आया और उसका डोर ओपन किया। दीक्षा हैरान परेशान सी जैसे ही उसमें बैठने को हुई, उसमें बैठे सक्षम को देखकर ठिठक गई। वी आर गेटिंग लेट, जल्दी बैठो। सक्षम ने जब उसे ऐसे ही खड़े देखा तो चिढ़कर बोला। दीक्षा भी जैसे उसकी बात सुनकर होश में आई थी। वो तुरंत ही बैठ गई। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। कार काफ़ी बड़ी थी, जिससे सक्षम और दीक्षा के बीच का अच्छी खासी दूरी थी, लेकिन दीक्षा फिर भी खिड़की से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। सक्षम के साथ अकेले कार में बैठने के कारण उसे एक अजीब सी कोफ्त ने घेर लिया था। वो खुद की नर्वसनेस को कम करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने एक नज़र सक्षम को देखने की भी जहमत नहीं की थी। सक्षम ने एक नज़र उसके घबराए चेहरे पर डाली और फिर अपना चेहरा खिड़की से की ओर कर लिया। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पर थे। सक्षम ने कार से निकलने से पहले अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था ताकि कोई उसे पहचाने नहीं। इसके पीछे ही करण और उसके गार्ड्स की कार थी। वो सब भी सक्षम के निकलने के साथ ही कार से निकल आए थे
और सक्षम की कार को चारों तरफ से कवर कर लिया। दीक्षा को तो अंदर ही अंदर एक डर खाए जा रहा था। वो सक्षम पर विश्वास करके उसके साथ चलने को तैयार तो हो गई थी, लेकिन अगर मुंबई जाकर उसने उसे या उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो क्या करेगी? वो तो उसे जानती तक नहीं है, फिर भी वो बिना किसी विश्वास के, बिना किसी रिश्ते के उसके साथ जा रही है। उसका ये फैसला कहीं उसके लिए गलत ना साबित हो जाए। अब कार से निकलने के लिए तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? सक्षम ने उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर दांत पीसते हुए कहा, तो दीक्षा ने चौंक कर उसे देखा। वह तुरंत हड़बड़ाते हुए कार से उतर गई। सक्षम उसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। दीक्षा भी धीमे कदमों से उसके पीछे चलने लगी। वो अभी तक ये समझ नहीं पाई थी कि उसे सक्षम के साथ जाना भी चाहिए या नहीं। वो खुद में ही उलझी हुई धीरे धीरे चल रही थी। उससे कुछ दूर खड़ा सक्षम उसके चलने की गति देखकर जलती निगाहों से उसे घूर रहा था। उसके काफी सारे दुश्मन थे जो उस पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं चूकते थे। ऐसे में पब्लिक प्लेस पर उस पर हमला होने की संभावना ज्यादा रहती थी। इसीलिए वो जल्द से जल्द दीक्षा को लेकर एयरपोर्ट के अंदर चले जाना चाहता था, ताकि उसकी वजह से कोई दीक्षा को हार्म ना कर दे। लेकिन दीक्षा की इतनी धीमी चाल ने उसे बहुत इरिटेट कर दिया था। दीक्षा गर्दन नीचे करके धीरे धीरे चल रही थी, इसीलिए उसने सक्षम पर ध्यान ही नहीं दिया। वो जब चलते चलते सीधा उसके सीने से जा टकराई, तब जाकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने सर उठाकर देखा तो सक्षम को यूं खुद की तरफ घूरता पाकर डर के मारे उसका गला सूख गया। वो जल्दी से उससे दूर होने को हुई, लेकिन सक्षम ने उतनी ही तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। जिस स्पीड से तुम चल रही हो ना, हम कल तक तो एयरपोर्ट के अंदर पहुंच ही जाएंगे, राइट? सक्षम ने तन से कहा तो दीक्षा को भी समझ आया कि उसने अब कौन सी गलती कर दी है। उसने बिना कुछ बोले गर्दन नीचे कर ली, जिस पर सक्षम उसे घूरते हुए अपने साथ ले जाने लगा। दीक्षा ने चौंक कर सर उठाया। किस स्पीड से वो उसे लेकर जा रहा था। दीक्षा उसके साथ चल नहीं रही थी, बल्कि भाग रही थी। और ऐसे में कुछ ही पलों बाद उसकी सांसें फूलने लगी थी। उसने अपना सक्षम से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सक्षम, दीक्षा के मुंह से अनायास ही निकला तो सक्षम के कदम ठिठक गए। ये शायद आज पहली बार था जब उसने दीक्षा के मुंह से अपना नाम सुना था। उसने मुड़कर उसे देखा तो पाया कि दीक्षा सीने पर हाथ रखकर गहरी सांसें ले रही थी। उसे अचानक से अपनी गलती का एहसास सा हुआ। वो बार बार क्यों भूल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसने 2 पल उसे देखा और फिर झुककर अपनी बाहों में उठा लिया। और दीक्षा, जो अभी तक अपनी तेज चलती सांसों को ठीक से बहाल भी नहीं कर पाई थी, सक्षम की इस हरकत पर चौंक उठी। गिरने के डर से उसने अपने हाथ उसके गर्दन में फंसा लिए। उसने घूरकर सक्षम को देखा, जैसे पूछ रही हो ये क्या हरकत की उसने, लेकिन वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। सक्षम ने चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ा दिए। दीक्षा ने एक नज़र अपने आसपास देखा तो पाया कि सब लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वहां कोई फिल्म चल रही हो। उस एक पल में दीक्षा को ढेरों शर्मिंदगियों ने आ घेरा था, जिसने बचने के लिए उसने अपना मुंह सक्षम के गर्दन में छुपा लिया, जिस पर सक्षम ने तेज निगाहों से उसे देखा। अपना चेहरा दूर करो वरना बहुत पछताओगी। सक्षम ने उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस की तो फौरन उसे वार्निंग दे डाली, जिस पर दीक्षा ने भी उसे साफ इनकार कर दिया था। नहीं, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे नीचे उतार दो, दीक्षा धीरे से उसके कान में बोली। वो जानती थी सक्षम को ना कहना उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन वो फिर भी उससे जिद कर रही थी। सक्षम ने खुद को शांत करने के लिए एक पल को आंखें बंद की और उसे एयरपोर्ट के अंदर ले आया। वो फिलहाल कोई तमाशा नहीं चाहती थी। उसने दीक्षा को एक चेयर पर बैठा दिया तो दीक्षा मन ही मन खुद को उसकी डांट सुनने के लिए तैयार करने लगी थी। वो जानती थी कि वो अब अपना गुस्सा उस पर जरूर निकालेगा। उसने सक्षम को उसकी ना सुनने के बाद इरिटेट होते देखा था। ड्रिंक इट। सक्षम ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई तो दीक्षा तो मानो उसको कोई झटका सा लगा। सक्षम के पल पल बदलते रंग उससे हजम नहीं हो रहे थे। अब तो उसे लगने लगा था कि वो उसके साथ जरूर कोई माइंड गेम खेल रहा है जो वो समझ नहीं पा रही। वो बेवकूफों की तरह उसे देखे जा रही थी, जिस पर सक्षम का इरिटेट होना तय था। तुम्हें एक बार में कोई बात सुनाई नहीं देती क्या? वो खासा चिढ़कर बोला। नहीं, मुझे प्यास नहीं है, दीक्षा ने साफ मना कर दिया था। उसके डर था कि सक्षम ने उसमें कुछ मिला ना दिया हो। फाइन, जब प्यास लगे तब पी लेना, वो बेपरवाही से बोलता हुआ बॉटल उसे थामकर वहां से चला गया। करण भी उसके पास ही चला आया था, जबकि उसके गार्ड्स दीक्षा के पास ही रुक गए थे।
दीक्षा को फिर हैरानी हुई। उसे लगा था कि वो उससे इनकार पर गुस्सा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो और ज्यादा उलझ गई थी। सक्षम वापस आया तब भी दीक्षा वैसे ही बैठी हुई थी। उसने बॉटल को छुआ तक नहीं था, लेकिन सक्षम ने इस बात को इग्नोर किया और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, फ्लाइट का टाइम हो गया है, चलो। दीक्षा ने पहले तो उसे देखा और फिर अपने हाथ को, जिसे सक्षम ने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। कितने हक से उसने उसका हाथ पकड़ लिया था, जैसे वो उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो। दीक्षा का दिल तो किया कि उसका हाथ झटक दे, लेकिन ऐसा करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप उसके साथ चली गई। उसने एक बार पलटकर पीछे छोड़ते दिल्ली एयरपोर्ट को देखा। पता नहीं अब वो वापस दिल्ली कब आएगी। उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। वो एक अजनबी के साथ जा रही थी, वो भी अपने शहर, अपने घर वालों को छोड़कर। ये सोचकर ही वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी। करण ने उसे बोर्डिंग पास दिया तो दीक्षा जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। कुछ ही पलों बाद उसके पास वाली सीट पर एक लड़का आकर बैठ गया। दीक्षा को उसे देखकर अच्छा लगा था। वो तो इसी बात से खुश हो गई थी कि कम से कम 2-2.5 घंटे तो वो सक्षम से दूर ही रहेगी। उसने तो एक बार ये देखने की भी जहमत नहीं की कि सक्षम आखिर बैठा कहाँ है। हे ब्यूटीफुल, व्हाट्स योर नेम? एक लड़के ने दीक्षा से पूछा तो उसने चौंक कर उसे देखा। वो लड़का मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ये देखकर दीक्षा ने तुरंत अपनी नजरें खिड़की की तरफ कर ली। उसने उसके सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लेकिन वो लड़का एक नंबर का फ्लर्टी और मूफर टाइप का इंसान था। दीक्षा ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वो लड़का उससे लगातार कुछ न कुछ कहे जा रहा था, जिससे दीक्षा बिल्कुल रुआंसी हो गई थी। इतने सारे लोगों में उसका कोई भी अपना नहीं था जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए। वो आकाश और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अरे यार, कुछ तो बोलो। अच्छा यही बता दो कि क्या तुम अकेली हो? क्या इसीलिए इतनी चुप हो, या फिर तुम बोल ही नहीं सकती? वो लड़का फिर बोला, जिस पर दीक्षा ने अब भी कुछ नहीं कहा। स्टैंड अप। सक्षम की आवाज पर दीक्षा ने उसे देखा, लेकिन वो उस लड़के को देख रहा था। उस लड़के ने भौहें सिकोड़कर पूछा, हाँ तुम, उठो यहाँ से, ये मेरी सीट है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ये तो मेरी ही सीट है। वो पहले तो सकपकाया, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोला, आर यू श्योर? सक्षम उसकी तरफ एक कदम और बढ़ाकर कर्कश आवाज में बोला तो वो लड़का सकपका गया। वो तो दीक्षा को अकेला देखकर उससे फ्लर्ट करने के इरादे से यहाँ बैठ गया था, पर ना जाने क्यों किसी गैर लड़के का दीक्षा के साथ बैठना सक्षम को कहीं ना कहीं खल गया था। अब कुछ ही घंटों बाद मैं, आप और हम सब मुंबई पहुंच ही जाएंगे, तो फिर सीट में क्या रखा है? आप मेरी सीट पर बैठ जाओ, आई डोंट माइंड। वो मुस्कुरा कर बोला, अगले 10 सेकंड में अगर तुम यहाँ से ना उठे तो तुम उस पूरी फ्लाइट में ही नजर नहीं आओगे। एंड आई रियली मीन इट। सक्षम ने अब उसे साफ तौर पर वार्न किया, तो उस लड़के ने वहां से उठने में ही अपनी भलाई समझी। वैसे भी दीक्षा ने तो उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। वो लड़का वहां से चला गया तो सक्षम दीक्षा के बगल में बैठ गया, और दीक्षा जो अब तक उन दोनों को किसी मूक दर्शक की तरह देख रही थी, उसने फौरन अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। सक्षम उसके पास बैठा था, इस बात से वो खुश तो थी नहीं, लेकिन अब शायद दुखी भी नहीं थी। कुछ देर बाद प्लेन टेक ऑफ कर गया तो दीक्षा ने आंखें बंद करके अपना सर खिड़की से टिका लिया। उसकी आंखों के आगे उसके परिवार और दोस्तों के साथ बिताए कुछ यादगार लम्हे आ गए। दिल भर आया था ये सोचकर कि अब पता नहीं वो कब उन सबसे मिल पाएगी। दीक्षा ने आंखें बंद की तो सक्षम की नजर भी उस पर गई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों के कोर गीले थे। सक्षम 2 पल उसे देखता रहा, फिर चेहरा फेर कर सामने रखी मैगजीन उठा ली। वो उससे ज्यादा कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। वो पूरी तरह मैगजीन में खोया हुआ था। जब दीक्षा का सर उसे अपने कंधे पर महसूस हुआ, उसने चिढ़कर दीक्षा को देखा, लेकिन उसे देखकर उसकी इरिटेशन कहीं गायब सी हो गई। वो गहरी नींद में सो रही थी, आंखों के कोर अभी भी गीले थे। सक्षम ने ना जाने क्या सोचकर अपना हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ाया और उसकी गीली पलकों को छू लिया। दीक्षा हल्का सा कसमसाई तो सक्षम ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। दिमाग में ख्याल तो आया कि वो दीक्षा को खुद से दूर कर दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वो लोग मुंबई पहुंच गए थे। दीक्षा की नींद टूटी तो उसने खुद को सक्षम के बहुत करीब पाया। वो एक झटके से उससे दूर होकर बैठ गई तो सक्षम ने उसे देखा। सॉरी, मैं पता नहीं कैसे। दीक्षा कुछ घबराई हुई सी बोली, लेकिन दीक्षा की सोच के उलट सक्षम अब भी कुछ नहीं बोला। सक्षम दीक्षा को एयरपोर्ट के बाहर ले आया।
दीक्षा का दिल बहुत घबरा रहा था। वो घबराई हुई सी अपने आसपास देख रही थी। पता नहीं अब वो उसे कहाँ लेकर जाएगा। ड्राइवर बाहर उनका इंतजार कर रहा था। सक्षम जाकर दीक्षा के साथ कार में बैठ गया। करण ने पहले ही सारे अरेंजमेंट्स कर दिए थे। सक्षम ने बीच का पार्टीशन गिरा दिया तो दीक्षा और डर गई। वो उससे एक अच्छी खासी दूरी बनाकर बैठी थी, लेकिन फिर भी उसका डर जरा भी कम नहीं हुआ था। सक्षम फोन स्क्रॉल कर रहा था और दीक्षा टेंशन में कभी उसे देख रही थी तो कभी बाहर। थोड़ी देर बाद दीक्षा ने खुद को संयमित कर अपने दिमाग में चल रहे सवाल सक्षम से पूछ ही लिया। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसके सवाल पर सक्षम ने अपना ध्यान फोन से हटाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर डर और घबराहट वो साफ तौर पर देख सकता था। वो कुछ बोला नहीं, बल्कि उसको पकड़कर और खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। दीक्षा पूरी तरह चौंक उठी। उसने ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। वो उससे दूर होने के लिए छटपटाई, लेकिन सक्षम ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। सिर्फ चंद घंटों में ही डर के मारे तुम्हारा ये हाल हो गया है? 9 महीने मेरे साथ कैसे रहोगी तुम? सक्षम बहुत आराम से बोला तो दीक्षा ने अपना हिलना डुलना बंद कर उसकी ओर देखा। नहीं, मैं बस। श्श। दीक्षा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन सक्षम ने उसके गुलाबी होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। ये जो डर है ना तुम्हारे चेहरे पर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं, तुम्हें हार्म करने के लिए तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। उसके लिए मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। इसलिए बेहतर होगा कि ये फालतू बातें अपने दिमाग में ना लाओ, वरना मेरे साथ सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। सक्षम ने उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेर कर कहा तो दीक्षा ने अपना थूक गटक लिया। सक्षम ने उसकी कमर से हाथ हटाए तो दीक्षा फौरन उससे दूर होकर बैठ गई। उसका दिल अभी भी बुरी तरह घबरा रहा था। पूरे रास्ते चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कालीशान से घर के आगे कार रोकी तो सक्षम फौरन कार से उतरकर अंदर चला गया। दीक्षा भी अपने तेज धड़कते दिल के साथ कार से उतर गई। 4 मंजिला वो खूबसूरत सा घर जो पूरी तरह सफ़ेद और सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, उसे देखकर ही दीक्षा का मन अजीब सा हो गया। उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था अंदर जाने का। वो बस यही सोच रही थी कि अगर सक्षम ऐसा है तो उसके घर वाले कैसे होंगे, वो लोग कैसे ट्रीट करेंगे उसे। वो वहाँ इसी कश्मकश में खड़ी थी कि अंदर जाए या ना जाए। जब करण उसके पास आया, उसने उसे अंदर चलने को कहा तो दीक्षा झिझकती हुई उसके साथ चली गई। सक्षम अंदर आया तो देखा कि उसकी दादी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। आप यहाँ? सक्षम ने अपने दादी के पास आते हुए पूछा। हमें जब पता चला कि आप आ रहे हैं तो आपसे मिलने आ गए, वो उसके गले लगते हुए बोली। सिर्फ मुझसे मिलना था या किसी और से? दोनों से, वो मुस्कुराकर बोली। मैं बहुत थक गया हूँ, गुड नाइट, सक्षम कहते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। पीछे खड़ी राजश्री ने अफसोस से सिर हिलाकर रह गई। तभी उनकी नज़र दीक्षा और करण पर पड़ी। नमस्ते मैम, करण उनके पास आते हुए बोला। कितनी बार कहा है दादी कहा कीजिए, आप भी हमारे लिए सक्षम जैसे ही हैं। सॉरी, लेकिन आप तो जानती हैं सर को अच्छा नहीं लगेगा मेरा आपको दादी कहना। हाँ, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें दादी कहेंगे तो। और आप यहाँ आइए, वो पहले करण से और फिर दीक्षा से बोली, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। दीक्षा को झिझकती हुई सी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। राजश्री गहरी नजरों से उसे देख रही थी। नाम क्या है? उन्होंने सख्ती से पूछा। दीक्षा। हम नहीं जानते कि सक्षम आपको क्या कहकर यहाँ लाए हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि हमारे सक्षम का बच्चा हमें बहुत अजीज़ है, और अब बच्चे के साथ साथ आप भी, इसीलिए आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। आज से आप यहीं रहेंगी, हमने आपके रहने के सारे इंतज़ाम करवा दिए हैं। अब आप जाकर आराम कीजिए, थक गई होंगी, वो दीक्षा से प्यार भरे लहजे में बोली और किसी और को आवाज़ लगा दी। कुछ ही पलों बाद एक लगभग 27 साल की लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई। ये सरिता है, आज से यही आपकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगी। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इन्हें बता सकती हैं। राजश्री जी उस औरत को दीक्षा से परिचय करवाते हुए बोली। सरिता, इन्हें इनका कमरा दिखा दीजिए, राजश्री ने उस औरत सरिता से कहा तो वो दीक्षा को अपने साथ लेकर चली गई। आपको क्या लगता है मैम, दादी, ये लड़की सक्षम सर की लाइफ में अपनी जगह बना पाएगी क्या? करण ने दीक्षा को जाते हुए देखकर पूछा। पता नहीं करण,
जितना आपने बताया है उस हिसाब से तो ये उन लड़कियों से बिल्कुल अलग है जो सक्षम के सर पर मंडराती रहती हैं। लेकिन आप तो जानते हैं ना, सक्षम जल्दी से किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते। इतना कहकर वो चुप हो गई। लेकिन हम इस लड़की को सक्षम की जिंदगी में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो सक्षम ने सहा वो उनके बच्चे को भी नसीब बने। उन्होंने मन ही मन कहा, यह है आपका कमरा, आज से आप यहीं रहेंगी। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हैं। सरिता दीक्षा को एक कमरे में लेकर आते हुए मुस्कुराकर बोली। दीक्षा ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोशी से खड़ी रही। तब तक एक नौकर दीक्षा का बैग लेकर आया। वैसे आपका नाम क्या है? सरिता ने उसे चुपचाप देखकर पूछा। दीक्षा, उसने अपना नाम बताया। बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, थक गई होंगी, वो मुस्कुराकर बोली और कमरे से बाहर निकल गई। दीक्षा ने जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इन सारे अनजान लोगों में उसे घबराहट हो रही थी। उसने वहीं दरवाजे पर खड़े होकर पूरे कमरे को देखा। काफ़ी बड़ा कमरा था, ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी वहाँ। पूरे कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी जिनमें पर्दे लगे हुए थे। दीक्षा अपना सर झटक कर अपने बैग के पास आई, उसमें से अपने कपड़े निकाले और वहीं लेफ्ट साइड में बने बाथरूम में चली गई। राजश्री सक्षम के कमरे में आई तो देखा कि सक्षम काउच पर बैठा कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। वो उसके पास जाकर बैठ गई। दादी, आपको उस लड़के से ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। हमें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, बस आपके बच्चे की फिक्र है। आपके कहने पर उसे ले आया हूँ अपने साथ। अब इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप मुझसे? वो अब उनकी तरफ देखकर बोला। लेकिन ऐसे बिना रिश्ते? तो क्या चाहती हैं आप? शादी कर लूँ उससे? सक्षम उनकी बात पूरी होने से पहले ही खासा चिढ़कर बोला। हाँ, वो शांतिपूर्वक तरीके से बोले तो सक्षम की त्योरियां चढ़ गई। उसका दिमाग भन्ना गया था। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उस लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, वो गुस्से से चीखते हुए बोला। लेकिन सक्षम, वो कुछ कहने को हुई लेकिन सक्षम बिना कुछ कहे तेज कदमों से बाहर चला गया। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता बाहर जा रहा था कि दीक्षा को देखकर ठिठक गया। दीक्षा को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया था। दीक्षा भी उसे देखकर घबरा गई। वो तो बाहर सिर्फ पानी पीने आई थी और अब सक्षम को देखकर उसके भी कदम रुक गए थे। सक्षम ने नफरत से उसे घूरा और फिर उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। वो तेज कदमों से उसकी ओर आ रहा था। ये देखकर डर के मारे दीक्षा का गला सूख गया। सक्षम उसके नजदीक आकर खड़ा हुआ तो दीक्षा 2 कदम पीछे हो गई, लेकिन सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर पास दीवार से लगा दिया। दीक्षा डर के मारे पूरी तरह कांप गई। वो बिल्कुल उसके करीब आ गया था। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी गिरी हुई लड़कियां देखी हैं जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन तुम तो शायद उन सबसे भी ज्यादा गिरी हुई हो जो चंद पैसों के लिए अपने ही बच्चे का यूज कर रही हो। वो नफरत से बोला और दीक्षा उसकी बात सुनकर अवाक रह गई। क्या हुआ? इतनी शॉक क्यों हो गई मेरी बात सुनकर? गलत कह रहा हूँ क्या? सोचकर तुमने मुझसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ छुपाई थी। यही सोचा होगा ना कि बिना मुझे पता लगे मेरे बच्चे को जन्म दोगी और फिर एक दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओगी और मुझसे कहोगी कि मैं अपने बच्चे को अपना लूँ ताकि तुम्हें भी मेरी ज़िंदगी में शामिल होने का मौका मिल जाए। लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, तुम मेरी ज़िंदगी में कभी भी शामिल नहीं हो सकती। मैं कभी होना भी नहीं चाहूँगी। दीक्षा उसकी बात बीच में काट कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली तो सक्षम ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। दीक्षा को दर्द तो हुआ लेकिन वो सक्षम को जताना नहीं चाहती थी। तो फिर अपनी इस बात पर कायम भी रहना, मेरी लाइफ पे घुसने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो बहुत कठोरता से बोला और उसे छोड़कर फौरन वहाँ से चला गया। दीक्षा की आंखों में आई नमी अब आंसू बनकर बह रही थी। वो ये जानती थी कि सक्षम उससे शायद ऐसा ही व्यवहार करेगा, लेकिन ऐसी बातें उससे कहेगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। कितनी मजबूर हो गई थी वो अपने बच्चे की खातिर। पता नहीं आगे और कितनी बार उसे सक्षम के हाथों बेइज्जत होना होगा। टू बी कंटिन्यूड।